इसके बारे में पढ़ेंगे जंतुओं में अनुकूलन। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतुओं में अनुकूलन के बारे में, ठीक ना। चलो इसमें देखते हैं क्या कि जंतु जो है अपने को, मान लो अगर दूसरे इलाका में अपने को उस क्षेत्र के अनुकूल बनाकर वो जीता है। एडेप्टेशन इन एनिमल्स, एडेप्टेशन इन जंतु जिस विशेष परिवेश में रहते हैं उसे उनका वास स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास स्थान। जिस जगह में जिस विशेष परिवेश में रहते हैं उसी को उनका वास स्थान कहा जाता है। भिन्न भिन्न जंतुओं के वातावरण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न जंतुओं के वास स्थान, भिन्न भिन्न जंतुओं के वास स्थान भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे सांप का वास स्थान बंदर के वास स्थान से और शेर का वास स्थान कौवे के वास स्थान से अलग होता है। सबका वास स्थान अलग न होता है। तो वही ये बता रहा कि सांप का अलग है, कौवा का अलग है, ठीक है, अलग होता है। एक ही प्रकार के वास स्थान में अनेक प्रकार के जंतु भी रहते हैं। एक ही जगह पर बहुत सारे जंतु भी रहते हैं। जैसे जंगल में हिरन, हाथी, शेर आदि, या समुद्र में यार्क, व्हेल, समुद्री घोड़ा आदि भी रहते हैं एक जगह। प्रत्येक जंतु की आदतें तथा शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है। कैसी बन जाती है? उसके जिस तरह के परिवेश में वो रहते हैं उसी तरह का बन जाता है। इसीलिए होशियार गार्जियन जो है वो क्या करता है? बच्चा को बढ़िया परिवेश देता है। परिवेश मतलब सराउंडिंग, तुम्हारे आसपास कैसा है, तुम अपने आसपास जो रोज़ देखेगा तुम भी वैसा ही न बन जाएगा। इसीलिए जो बढ़िया गार्जियन है वो जो है अपने बच्चे को बढ़िया परिवेश में लेके जाते हैं ताकि वो बढ़िया देखेगा, बढ़िया बोलने सीखेगा, तब वो जो है उसको बढ़िया चीज़ आ जाएगा। यदि वो ख़राब चीज़ सीखा तो फिर वही ख़राब चीज़ उसको आ जाएगा। कोई गाली देने वाला बगल में है तो वो भी गाली देने लगेगा, है ना। तो जो है इस तरीके का हो जाता है। इसे अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन। एक विशेष वासस्थान के अनुसार अनुकूलित हुए जंतु के लिए किसी अन्य प्रकार के वासस्थान का निर्वाह करना अत्यंत कठिन और कभी कभी असंभव हो जाता है। क्या हो जाता है? अब जो है कोई गांव का जो रहने वाला है उसको बोलो, कोई जो है गांव का रहने वाला है उसको बोलो कि आपको शहर भेज देंगे, वो नहीं रहेगा, वहाँ से भाग आएगा, ठीक है। उसको कितना पैसा दे दो, कुछ दे दो। तो इसी तरह से जिसका जो वास स्थान है, जो जिस जगह के रहने के अनुकूल है वो वहीं पर रहना चाहता है, दूसरे जगह नहीं रहना चाहता है। अनुकूल जंतुओं की या अनुकूलित शारीरिक संरचना उन्हें भोजन ढूंढने और उन्हें अन्य जंतुओं से बचाने में सहायक होती है। उन्हें अन्य जंतुओं से बचाने में सहायक होती है। क्या होती है? कि जो है उनका जिस तरीके का जो शारीरिक बनावट होता है उसी तरीके का वो दूसरे जंतुओं से बचते हैं। अनुकूलन 3 प्रकार का होता है। कैसा अनुकूलन? पहला निवास स्थान के लिए अनुकूलन, पहला निवास स्थान के लिए अनुकूलन। दूसरा भोजन के लिए अनुकूलन, दूसरा भोजन के लिए अनुकूलन। और तीसरा उत्तर जीविता या आत्मरक्षा के लिए अनुकूलन। तीसरा क्या है? उत्तर जीविता या जो है तुमको आत्मरक्षा के लिए अनुकूलन। तो जो है इसको जो पढ़ के आएगा तुम, ठीक है, इन तीनों को याद करके आएगा। वास स्थान के लिए अनुकूलन, भोजन के लिए अनुकूलन और उत्तर जीविता या आत्मरक्षा के लिए अनुकूलन। चलो निवास स्थान के लिए अनुकूलन पहला हेडिंग में पढ़ते हैं। जंतु अधिकतर समय कहाँ रहते हैं इसके आधार पर उन्हें स्थलीय, जलीय या वायवीय कहा जाता है। तो जंतु ज़्यादातर समय किस जगह पर रहते हैं इसी आधार पर उनको स्थलीय कहता है। जो जंतु जाता रहा स्थल पर, जो जमीन पर ज़्यादा रहता है उसको स्थलीय, है ना। जो जंतु जल में ज़्यादा रहता है उसको जलीय, और जो जंतु वायु में ज़्यादा रहता है उसको वायवीय कहा जा सकता है। किंतु स्थल में भी अब जो है स्थल का भी अलग है, रेगिस्तानी है, मैदानी है, ठंडे क्षेत्र का है ना। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। मैदानों में रहने वाले जंतु भूमि पर रहते हैं तो कुछ वृक्षों पर। मैदानों में जो रहने वाले जंतु हों कहाँ रहते हैं? या तो भूमि पर रहते हैं या तो कुछ वृक्षों पर रहते हैं। कोई दिक्कत भी? आगे आइए, तो तुमको पूछेगा बाबू मैदानों में रहने वाले जंतु कहाँ रहते हैं? तो या तो जो भूमि पर रहते हैं या तो वृक्षों पर। अब आइए मैदानी जंतु।
मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी उपजाऊ होती है। कैसी होती है? उपजाऊ मिट्टी। जल भी समुचित मात्रा में मिलता है। तापमान ना तो बहुत अधिक होता है और ना ही बहुत कम। ना तो बहुत ज़्यादा है तापमान, ना तो बहुत कम। अतः वनस्पति काफ़ी मात्रा में उगती है और यही वातावरण जो है वनस्पति उगने के लिए बहुत अच्छा वातावरण माना जाता है। आगे आ जाओ। मैदानी क्षेत्रों के बहुत से जंतु हर समय पर भूमि पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? भूमि पर। चलने या दौड़ने के लिए इनकी लंबी टांगें होती हैं। कैसी होती हैं? लंबी टांगें। इन जंतुओं में श्वास लेने के लिए तो जो है चलने जो जंतु भूमि पर रहते हैं उनका चलने या दौड़ने के लिए लंबी टांगें होती है। कैसी टांगें? लंबी टांगें होती है। आ जाओ आगे। इन जंतुओं में श्वास लेने के लिए फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? तथा भोजन ढूंढने और खतरे भांपने के लिए विकसित ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कैसी होती हैं? विकसित ज्ञानेंद्रियां। उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कैसी होती हैं? विकसित होती हैं। किस लिए? उनको कोई खतरा अगर है तो वहाँ से भाग जाएगा, कोई खतरा से, या उनको जब भूख लगा तो भोजन ढूंढने में। जैसे इसमें कौन कौन है? घोड़ा, हाथी, जिराफ, हिरन, शेर, बंदर आदि। देखा है ना? घोड़ा, हाथी, जिराफ, हिरन, शेर, बंदर। कंगारू के टांगें होती हैं और वह केवल फुदक कर या उछल कर ही गति करता है। तो केवल फुदक कर और उछल कर कौन गति करता है? कंगारू। कोई दिक्कत भी? केवल फुदक कर या उछल कर कौन गति करता है? कंगारू। कोई दिक्कत भी? अब यहाँ पर आ जाओ। कौन है? छिपकली, अजगर, कछुआ, मगरमच्छ आदि जैसे सरीसृप के छोटे पैर होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे पैर के पैर छोटे होते हैं। कौन किसके पैर छोटे होते हैं? छिपकली, अजगर, कछुआ, मगरमच्छ। कोई दिक्कत भी? सरीसृप किसको कहते हैं? जो जीव जमीन पर रेंगते हैं उन्हें सरीसृप कहते हैं। किसको कहते हैं? जमीन पर रेंगने वाले जीवों को सरीसृप कहते हैं। क्या कहते हैं? सरीसृप। वे इन पर अपने शरीर का भार नहीं उठा सकते हैं। क्या करते हैं? शरीर का भार नहीं उठा सकते हैं, इसलिए वे चलते नहीं हैं। वे क्या करते हैं? नहीं चलते हैं। वे भूमि पर केवल रेंगते हैं। क्या करते हैं? रेंगते हैं। जैसे सर्प जैसे जंतु जिनकी टांगें नहीं होती उनके रेंगने के लिए सल्क या प्लेटें होती हैं। क्या होती हैं? सल्क या प्लेटें होती हैं सांपों में, उनके बल पर वे रेंगते हैं। केंचुए के चलन अंग नहीं होते। क्या होता है? केंचुआ का चलने का कोई अंग नहीं होता। तो किसके चलन अंग नहीं होते? केंचुए के। ठीक है। वह चलने के लिए शरीर के खंडों को सिकोड़ता है। क्या करता है? शरीर के खंडों को। केंचुए के चलन अंग नहीं होते। मनुष्यों की अधिकांश संख्या भी मैदानों में रहती है। मनुष्यों की अधिकांश संख्या कहाँ रहती है? मैदानों में। मनुष्य सभी जंतुओं से अधिक विकसित है। क्या है? सभी जंतुओं से अधिक विकसित है। यह अपने पश्चपादों जिन्हें टांग कहते हैं पर सीधा खड़ा हो सकता है। कैसा हो सकता है? सीधा खड़ा हो सकता है। चल दौड़ या कूद सकता है। मनुष्य चलता दौड़ता है ना पश्चपाद पर, पिछले पाद पर। उसी तरह से वह अपने अग्रपादों या भुजाओं का उपयोग भोजन करने, कार्य करने, बचाव या आक्रमण करने में कर सकता है। तो अपने अग्रपादों का उपयोग मनुष्य कैसे करता है? तो भोजन करने, कार्य करने, बचाव या आक्रमण करने के लिए करता है। कोई दिक्कत भी? या तो अपनी सुरक्षा या तो आक्रमण। आगे आइए। चलो। मनुष्यों के अंगूठे और अंगुलियों की स्थिति इस प्रकार है कि उन्हें एक दूसरे के सामने लाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक दूसरे के सामने लाया जा सकता है। उनसे वस्तुएं पकड़ी जा सकती हैं। यदि मनुष्यों की उंगली ऐसी नहीं होती कि उन्हें एक दूसरे के सामने लाया जा सकता तो वो वस्तु को भी नहीं पकड़ पाते। लिखा जा सकता है या औजार से कार्य किया जा सकता है। क्या किया जाता है? औजार से कार्य किया जा सकता है। पक्षियों के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षियों के अग्रपाद क्या हो जाते हैं? पंख हो जाते हैं। जब पक्षी नहीं उड़ते या वृक्ष पर नहीं बैठते तो वे भोजन के लिए भूमि पर उतरते हैं। क्या करते हैं? भोजन के लिए भूमि पर उतरते हैं। वे अपने पश्चपाद या टांगों का भूमि पर चलने या फुदकने में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं?
पक्षपात का उपयोग कैसे करते हैं? टांगों का भूमि पर चलने या फुदकने में प्रयोग करते हैं। मुर्गा और मोर थोड़ी दूर तक ही उड़ सकते हैं। क्या करते हैं वे? थोड़ी दूर तक ही उड़ सकते हैं, अतः वे अधिकतर समय भूमि पर रहते हैं। मुर्गा या मोर क्या करते हैं? वे जो है अधिकतर समय अपना क्या करते हैं? भूमि पर लगाते हैं। चलो यहाँ पर यहीं तक रखते हैं, कोई दिक्कत हुई? तो कौन सा जीव अधिकतर समय अपना क्या बोलता है, भूमि पर गुजारता है? मुर्गा या मोर? कोई दिक्कत हुई? चलो यहाँ से जलीय जीव के बारे में अब कल से पढ़ेंगे, है ना। आज के क्लास में इतना ही रहने दो।